तो स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल में। दोस्तों यहाँ पर पेट नोटिफिकेशन आ चुका है, तो हमको जानना है, बहुत ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके का पैटर्न पूछा गया था। तो चलिए देख लेते हैं। ये यहाँ पर देखिए 15 अक्टूबर का एक पेपर है जो पिछले साल आयोजित कराया गया था। तो हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। सारे के सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, कोई सिलेबस चेंज हुआ नहीं है। ठीक है, पूरा पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। एक बार अपना तैयारी सुनिश्चित कर लीजिए कि आप इसमें से कितना कर सकते हैं, क्योंकि देखिए पीटी का मतलब है 70+ नंबर आपके हर हाल में लेकर आ जाना। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का ये पेपर। उससे पहले वीडियो लाइक जरूर करें, अन्य वीडियोस प्रैक्टिस सेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। ये पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर में 4 शिफ्ट कराए गए थे, चारों शिफ्ट के पेपर आपको हम यहाँ पर देने वाले हैं। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी इसमें देखते चलेंगे ताकि आने वाले समय में आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए। पहला क्वेश्चन जिसमें कहा गया कि 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कब हुआ? 1930 में हुआ। अब यहाँ पे पूछा गया था कि इसका कारण क्या था, किस कारण की वजह से यहाँ पर ये शुरू किया गया था। तो ये था यहाँ पर नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च जो हुआ था, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब ये 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चलता है, इसको भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा एक क्वेश्चन बनता है, कितने अनुयायी इनके साथ थे। तो टोटल 78 अनुयायी इनके साथ थे और कितने माइल की, 241 माइल की दूरी यहाँ पर इसमें कवर करी गई थी। ठीक है, 241 मील की दूरी इसमें कवर करी गई थी। इसको याद रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा 1857 का विद्रोह का परिणाम था। ठीक है, अब 1857 का जो विद्रोह होता है सभी लोग जानते हैं, मेरठ से ये शुरू होता है। अब यहाँ पर ये बोला गया था इसमें क्वेश्चन में कि इसका परिणाम जो है वो क्या हुआ। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो 10 मई की बात है जब 1857 को मेरठ में सबसे पहले यहाँ पर क्रांति शुरू होती है, धीरे धीरे वो आगे बढ़ जाती है। तो बेसिकली इसका रीज़न ये था ना, मतलब इसके बाद जो परिणाम ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे 1857 की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम जो यही था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थल जल निकाय है। ठीक है, पूछा गया पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय कौन सा है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर कैस्पियन सागर। ठीक है, कैस्पियन सागर इसका करेक्ट आंसर है। ये सबसे बड़ा यहाँ पर अंतःस्थलीय जल निकाय है, इसको याद रखेंगे। यह विश्व की सबसे बड़ी झील या फिर पूर्ण विकसित समुद्र के रूप में भी जानी जाती है। ठीक है, चलिए अब यह है कहाँ पर, एक बार इसकी अगर स्थिति देख लें तो यह उत्तर पूर्व में कजाकिस्तान और पश्चिम में अजरबैजान, दक्षिण में ईरान और दक्षिण पूर्व में तुर्कमेनिस्तान और उत्तर पश्चिम दिशा में रूस से घिरा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार ये टोटल 5 कंट्री यहाँ पर इसके पास पड़ती है। कैस्पियन सागर के पास कितनी कंट्री हैं? टोटल 5 कंट्री हैं जो सीमा साझा करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था। ठीक है, अब स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना? ये तो बहुत ही आसान है, ये हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये बने थे 1948 से लेकर के 1950 में ये रहे थे। ठीक है, ये पहले थे, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगले क्वेश्चन की बात कर लीजिए, तो इसमें जो पूछा गया निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया। ठीक है, जो बर्मा बेसिकली जिसको हम म्यांमार के नाम से इस समय जानते हैं, तो इसको भी भारत से ही अलग किया गया था। तो यही यहाँ पर पूछा गया किस अधिनियम के तहत इसको अलग किया गया। दोस्तों एक अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1935। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे भारतीय संविधान पे सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है? 1935 अधिनियम का है। ठीक है, अब 1935 की कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखिए, इसका आंसर तो 1935 है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि राज्यों में भी द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था इसके तहत। ठीक है, मताधिकार का विस्तार हुआ इसी के तहत। 1935 के तहत ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी करी गई है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन, यानी कि जो INA है ना, इसका गठन जो है वो किसने किया? ये बेसिकली इसका क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसका जो गठन है वो किसके द्वारा किया जाता है, ये यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो इसका गठन होता है दोस्तों, वो होता है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसका गठन किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? 13 जून को। ठीक है, 13 जून 1943 को इसका गठन होता है जापान में। याद रखेंगे, क्वेश्चन दोबारा से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है। देखिए अच्छी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, पेट एग्जाम के लिए कंपटीशन बहुत होता है। एक परसेंटाइल पे आप देखेंगे कि
दो 2 लाख बच्चे यहाँ पर बैठ जाते हैं, ठीक है। तो 7 में देखेंगे तो इसका हो जाएगा बी। बेसिकली मध्य प्रदेश जो है ये भारत का सबसे ज़्यादा वन संपदा वाला क्षेत्र रहता है या फिर राज्य रहता है, तो याद रखेंगे सागौन जो है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये कहा गया कि सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तो लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का डैश कहा जाता है, ठीक है। सामान्य वर्षा हो रही होती है, अगर अचानक से वृद्धि हो जाए, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं फटना या फिर कहते हैं प्रस्फोट। जैसे कहा जाता है कि बादल फट गया, बादल फटने का अर्थ ही नहीं होता है कि बादल पूरा फट के नीचे गिर गया, नहीं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अचानक से बारिश होने लगती है, घनघोर बारिश होने लगती है, जो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है पहाड़ी एरियाज़ में, जैसे उत्तराखंड वगैरह में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, तो आसान सा पूछा गया, जो जीएमटी है इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, ठीक है। जीएमटी जो है इसका फुल फॉर्म पूछा गया, तो ये होता क्या है दोस्तों, ये होता है आपका ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। ग्रीनविच मीन टाइम जो है ये आपका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका जो उल्लेख किया गया दोस्तों, ये किया गया था 1884 में, ठीक है, 1884 में, इसको भी हम एक बार नज़र में रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें कहा गया कि जो प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें देखिए तो किस नाम से जाना जाता है, इसको हम कहते हैं क्रूड जन्म दर या फिर अशोधित जन्म दर के नाम से जानते हैं। किसको? प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को इस नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पूछा गया कि 1969 में कितने प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब 1969 की बात कर लेंगे तो इसके समय राष्ट्रीयकरण होता है बैंकों का। अब इसमें टोटल जो 14 बैंकें होती हैं उनका राष्ट्रीयकरण किया जाता है। कितना? टोटल 14 बैंक जो हैं इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है। इसको हम अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। इससे के समय ऐसा पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री कौन था, तो इस समय जो पीएम थे वो थे यहाँ पर इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी इस समय पीएम हुआ करती थी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले में कहा गया कि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद डैश उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बेसिकली यहाँ पर जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन है ना, ये सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिए गए 1991 के जो एलपीजी का फार्मूला एक अपनाया गया इकोनॉमिक्स में, जैसे, ठीक है। तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1991 में। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगले में बात करें तो कहा गया डैश योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। अब योजना आयोग के जो अंतिम उपाध्यक्ष हैं ना, उस समय पूछा गया था कौन थे, तो याद रखेंगे ये है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बेसिकली मोंटेक सिंह अहलूवालिया ये कौन थे? अंतिम उपाध्यक्ष। योजना आयोग आप लोग जानते हैं इसको ख़त्म कर दिया गया, उसके स्थान पर नीति आयोग लाया गया है। अब नीति आयोग के इस समय सीईओ कौन है, ज़रा कमेंट में हमको बताएं। पहले यहाँ पर सबसे पहले अगर देखें जो योजना आयोग 2015 में ख़त्म किया गया, उस समय अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है, ठीक है। सबसे बड़ा नियोक्ता है भारत का, इनमें से कौन सा क्षेत्र है, तो देखेंगे दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र जो है ये भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जो आपका प्राइमरी सेक्टर है ना, वो सबसे बड़ा नियोक्ता है भारत का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के लिए चुना गया, तो वो कौन सा है, वो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पंजाब। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ देखने को मिला था? पंजाब हरियाणा का क्षेत्र ही था, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये देखने को मिला, जिसमें देखेंगे कि हरित क्रांति की शुरुआत होती कब है, अपने यहाँ 1965 में हुई। और सबसे ज़्यादा फर्क पंजाब, ये भी बेसिकली चुने ही गए थे, तो वहाँ पर अत्यधिक उत्पादन देखने को मिला, जिसका श्रेय MS स्वामीनाथन को जाता है। मुख्य रूप से गेहूं और चावल के उत्पादन में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई थी पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण के लिए है, ठीक है। अल्पसंख्यक जो हैं, जैसे मुस्लिम समुदाय ही अल्पसंख्यक में आता है, तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए यहाँ पर देखेंगे कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 29 जो है ये आपका आता है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, तो इसमें कहा गया
जो 42वां संविधान संशोधन है ना के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी जोड़ा गया था। अब 42वां संविधान संशोधन होता है, इसके तहत क्या नया जोड़ा गया था, तो सभी लोग जानते हैं इसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता ये जोड़ी गई थी। ठीक है, समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता जो है ना, ये किस अनुच्छेद में है, ये है देखिए 39 का ए में। ठीक है, 39 जो है ना, अनुच्छेद 39, क्योंकि डीपीएसपी आप लोग जानते हैं इसी में आती है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। अब मौलिक कर्तव्य आपके संविधान में कौन कौन से हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए पहला क्या है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये तो मौलिक कर्तव्य है। दूसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना, ये भी है। भारत की प्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, ये भी। तो उपयुक्त तो सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। ठीक है, मौलिक कर्तव्य तीनों के तीनों हैं। अगला क्वेश्चन साइंस के 5 क्वेश्चन अब देखेंगे। तो कहते हैं सभी अम्लों में समान तत्व है। ठीक है, सभी जो अम्ल हैं इसमें एक समान तत्व है, वो कौन सा है। देखिए अम्ल जो होते हैं उसमें समान तत्व होता है हाइड्रोजन। ठीक है, याद रखेंगे, हाइड्रोजन आयन प्रस्तुत करते हैं कौन, अम्ल, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अम्ल की खास बात क्या होती है, ये लाल लिटमस पेपर, नीले को लाल कर देते हैं। ठीक है, अम्ल क्या करते हैं, नीले को लाल कर देते हैं। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहा गया कि नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन में डैश का लेपित किया जाता है। ठीक है, जो नॉन स्टिक खाना बनाया जाता है ना, उसमें क्या किया जाता है, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर, तो जो टेफ्लॉन होता है ना, इसका लेप किया जाता है नॉन स्टिक में। ठीक है, इसी कारण वो नॉन स्टिक हो जाता है, टेफ्लॉन यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया कि अनुच्छेद 245 के अनुसार डैश संसद का कार्य है। ठीक है, तो अनुच्छेद 245 के अनुसार यहाँ पर देखिए क्या कार्य है, तो देखिए तो संसद करती क्या है, कानून बनाती है। ठीक है, अनुच्छेद 245 में साफ साफ मेंशन है कि जो संसद है वो सारे कानून बनाएगी अपने भारत के। ठीक है, संसद क्या करती है, कानून बनाती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे सरकारीय आयोग से संबंधित है। सरकारीय आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित, ये आपको बताना है। अब सरकारीय आयोग जो है ये किससे संबंधित है दोस्तों, केंद्र और राज्य संबंधित है। ठीक है, केंद्र और राज्य, ये तो आसान से हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये यहाँ पर आपका करेक्ट है। डेट एक बार याद रख लीजिए, 1983 में आया था। ठीक है, 1983 में 9 जून को याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो न्यायमूर्ति थे RS सरकारिया, उन्हीं ने अध्यक्षता करी थी इसकी, इसीलिए उन्हीं के नाम पे ये जाना जाता है सरकारीय आयोग। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष से संबंधित है ना, इसमें कहा गया है जो प्रकाश वर्ष डैश का एक माप है। ठीक है, जो प्रकाश वर्ष है ये किस चीज़ का एक माप है, सभी लोग इसको जानते हैं, ये दूरी को मापता है। किस चीज़ को मापता है, तार की दूरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी एकदम सही हो जाएगा। अब इसकी जो लिमिट होती है वो कितनी होती है, मान लीजिए एक प्रकाश वर्ष जो बराबर होता है वो कितना होता है, 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर। ठीक है, 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर याद रखेंगे। सबसे बड़ी दूरी की इकाई कौन सी है, प्रकाश वर्ष है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, किस चीज़ के, वो आने हैं मैथमेटिक्स के। ठीक है, चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 24 में देखिएगा, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा a+b का जो होल क्यूब वाला फॉर्मूला होता है वो आप लगा देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए 25 में कहा गया है एक परीक्षा में यहाँ पर 70% अभ्यर्थी जो हैं भौतिकी में उत्तीर्ण हुए हैं, 80% अभ्यर्थी तर्कणा में उत्तीर्ण हुए हैं, ये दोनों विषयों में 55% हुए हैं। तो अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए दोनों विषयों में कितने % अभ्यर्थी जो हैं वो अनुत्तीर्ण हुए हैं, ये पूछा गया है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखें तो सबसे पहले अगर इसमें देखते हैं कितने बच्चे जो है उत्तीर्ण हुए हैं, तो देखिए 70% ये हो गया और 80% यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, और कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है, ये यहाँ पे देखिए 55% टोटल यहाँ पे पास हुए हैं और 70% भौतिकी में हुए हैं और 80% तर्कणा। इसको 2 मेथड से कर सकते हैं, एक तो आप वेन डायग्राम से कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 70 और प्लस यहाँ पे 80 हो जाएगा, और इसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं 55%, क्यों, क्योंकि देखिए 70% इसमें हुआ था, 80% इसमें उत्तीर्ण हुए थे और कुल मिला के 55% हुए थे। दोनों को जोड़ करके अगर 55% माइनस करेंगे तो टोटल हमारे जितने बच्चे पास हुए हैं वो हमारा आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा,
गया तो इसमें कितना आ जाएगा, टोटल 95% लोग यहाँ पर पास हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया दोनों विषयों में कितने % अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। अब 95% जब पास हुए हैं तो टोटल कितना, 5% ही यहाँ पर देख सकते हैं कि वो क्या है, सिर्फ फेल हुए हैं। ठीक है, तो 100 में से अगर 95 घटाएंगे तो 5% आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इनमें से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। ठीक है, सबसे बुद्धिमान अगर स्तनधारी की बात कर लेंगे तो ये होता है डॉल्फिन। डॉल्फिन इसका करेक्ट आंसर है, ये सबसे बुद्धिमान मानी जाती है, सबसे बुद्धिमान। ठीक है, ये स्तनधारी है, मैमल्स है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें कहते हैं पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है। ठीक है, अब जो डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स होते हैं ना, इसमें कौन कौन से कारक होते हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। तो बेसिकली देखिए, प्रकाश की गुणवत्ता तो प्रभावित करती ही है और मात्रा भी प्रभावित करती है और अवधि भी। मतलब एक पेड़ को कितनी प्रकाश मिल रहा है, किस कंडीशन में मिल रहा है, तापमान ज़्यादा है कम है, या फिर उसकी मात्रा कितनी है, अवधि कितनी है, ये सारे के सारे जो टर्म होते हैं ना, ये सब प्रभावित करते हैं एक पौधे के विकास को। ठीक है, धूप में कोई पौधा है अच्छा ग्रो करता है, कम धूप में है कम ग्रो करेगा, और छांव में है तो बहुत कम ग्रो करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है सबसे बड़ा इनमें से कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा इनमें से कौन सा है, तो ये तो आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे। इसमें करना क्या है दोस्तों, ठीक है, इसमें क्या करना है, चलिए देख लेते हैं। तो इसमें बेसिकली आपको बड़ा निकालना है तो आप सिंपल सा कर देंगे, जैसे 4/9 दिया रखा है ना, तो इसको काट देंगे। काट के क्या हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो 0.44 आ जाएगी। इसी तरीके से 5/7 को काट के देख लेंगे तो 0.71 आ जाएगी। इसे सबको काट काट के देखेंगे, जो हमारी सबसे जो इसमें बड़ी पूछी गई ना, बड़ी वैल्यू आएगी यहाँ पर जब आप काटेंगे 11/13 को। ठीक है, 11/13 जब काटेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी 0.84। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाए। तो बहुत ही आसान मैथ के आते हैं 5 क्वेश्चन इसमें से। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए आपको ये क्वेश्चन दिख रही होगी। इसमें करना क्या है, सिंपल सा, इसको हम अगर ब्रेक डाउन कर लें तो कर सकते हैं बिल्कुल। 9 को हम कैसे 5 + 4 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको सेम टू सेम रहेगी। अब इसमें करना क्या है, आपको a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले को लगा देंगे तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 30 में कहते हैं कि जो आपको औसत दिया है, औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, सबको जोड़ देंगे यहाँ पर। ठीक है, जितनी वैल्यू दे रखी है इसको सबको अगर जोड़ेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, जोड़ने के बाद आ जाएगा 700, और 700 जोड़ देंगे और जितनी यहाँ पे संख्या है उससे उसको डिवाइड कर देंगे। टोटल 5 संख्या है, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा अब यहाँ से कट के 140 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 700/5 140 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी के 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। तो स्थावर का विलोम शब्द पूछा। ठीक है, किस चीज़ का, स्थावर का विलोम शब्द पूछा है तो इसका क्या होगा, स्थावर का विलोम शब्द होता है दोस्तों यहाँ पे जंगम। ठीक है, स्थावर का क्या होता है, जंगम होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बिल्ली को पहले ही दिन मार देना चाहिए का अर्थ क्या है। ठीक है, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ क्या है, देखिए यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पर अगर बी वाला है ना, कि भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। ठीक है, किसी डर या भय हो तो उसका शमन क्या है, शुरू में ही कर देना चाहिए, वरना उसके परिणाम घातक होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि जो स्वल्प है ना, स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, जो स्वल्प है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो देखिएगा स्वल्प का जो संधि विच्छेद है दोस्तों का सु प्लस अल्प। क्या होगा, सु प्लस अल्प, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, सु प्लस अल्प। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इति और इति का सही अर्थ आपको बताना है। इति और इति का सही अर्थ आपको बताना है। तो देखिए, इस इति का मतलब होता है समाप्ति। ठीक है, जैसे आपने अगर बहुत पहले न्यूज़ सुना हो रेडियो पे, कहीं हम संयम इति वार्ता, मतलब क्या है, इतवार मतलब शाम की सभा समाप्त होती है, और इति का मतलब होता है विघ्न डालना किसी काम में। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, समाप्ति और विघ्न इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आ गया कि ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या कहते हैं। अब ईश्वर में जो विश्वास रखता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आस्तिक। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, आस्तिक कहा जाता है। ये हो गया ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, आपको देखेंगे इंग्लिश में आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें 2 आपके इस पैराग्राफ से आए हैं। तो वैलेंटाइन डे पे एक पैराग्राफ, इसको पढ़ लीजिए या फिर स्किप कर दीजिए, क्योंकि पैराग्राफ जो है ना ये तो आप आसानी से कर ही लेते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा है मैं तो आपको कराऊंगा ही। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट डू स्कूल चिल्ड्रेन गिफ्ट दियर
टीचर्स। ठीक है, तो अभी हमने इसमें जो पढ़ा है उसके हिसाब से थैंक यू कार्ड्स जो हैं वो गिफ्ट करे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब पैसेज को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते थे। अकॉर्डिंग टू द पैसेज इट्स वैलेंटाइन डे ऑफिशियली अ हॉलीडे डे। इन्होंने बोला कि पैसेज के अकॉर्डिंग जो वैलेंटाइन डे है क्या वो एक छुट्टी का दिन है? नहीं, ऐसा नहीं कहा गया पैसेज में, वो छुट्टी का डे नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कहा गया आपको सिनोनिम्स बताना है टेम का। ठीक है, जो टेम है इसका सिनोनिम्स आपको बताना है। ठीक है, अब टेम का जो मतलब है वो क्या होता है? उसका मतलब होता है नॉट वाइल्ड और अफ्रेड ऑफ पीपल, मतलब अंडर कंट्रोल जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डोसाइल। डोसाइल का भी सेम मतलब होता है जो टेम का होता है। ठीक है, नॉट वाइल्ड, ठीक है, या फिर अफ्रेड ऑफ पीपल, ये हो गया। चलिए, डोसाइल का मतलब क्या है? क्विट एंड इजी टू कंट्रोल। ठीक है, अंडर कंट्रोल, इजी कंट्रोल, बात एक ही है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ रैपिड। रैपिड का मतलब क्या होता है? बहुत तेज। ठीक है, बहुत फास्ट। ठीक है, ये हो गया। अब इसका हम अगर अपोजिट देखेंगे तो क्या होगा? स्लो होगा, बहुत धीरे होगा। तो यहाँ पे जो टार्डी मीनिंग है ना, टार्डी, इसका मतलब क्या होता है? बहुत स्लो टू एक्ट, मतलब बहुत स्लो है भैया, बहुत स्लो आदमी हो तुम, ये टार्डी पर्सन होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 40 है, गिव वन सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग, वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। ठीक है, एक पर्सन जो इनडिफरेंट और टू प्लेजर और पेन, जो मतलब क्या है? बहुत इनडिफरेंट होता है, याद रखेंगे। बेसिकली यहाँ पे कह सकते हैं दूध के प्रति उदासीन या विरक्ति, तो इसको कहते क्या है? स्टोइक पर्सन कहते हैं। वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लीजर और पेन, जो मतलब क्या है? किसी दुख दर्द से परे हो चुका है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है उसकी लाइफ में कितने दुख दर्द हैं, मतलब सहने की आदत होगी, तो स्टोइक पर्सन। अब रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो कहा गया है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा। ठीक है, ए है यहाँ पर और बी है यहाँ पर, इसको हम मान लेते हैं। तो उसने कहा कि वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है। ए ने बी से कहा, ठीक है, ए ने अपने दोस्त बी से कहा वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है। ए वाला फोटोग्राफ किस प्रकार उस व्यक्ति से संबंधित है? ठीक है, तो इसमें क्या है? ए की माता के पिता की इकलौती पुत्री का अर्थ है कि ए की वह माता हो जाएगी। ठीक है, कौन हो जाएगी? वह अगर माता हो जाएगी तो ए किससे संबंधित होगा? वह उसका बेटा हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तर्क और संगत दिया हुआ है। तो कथन में आप देखेंगे क्या दे रखा है। पहला कथन कहता है कि लैपटॉप निर्माण कंपनियों ने हाल ही में लैपटॉपों की कीमतों में वृद्धि कर दी है। ये यहाँ पे पहला कथन कह रहा है। दूसरा कथन कह रहा है कि सरकार ने हाल ही में लैपटॉपों पर शुल्क बढ़ाया है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पर कथन आपको दे रखे हैं, तो इस कथन में कौन कौन से सही दिखाता है? ठीक है, मतलब क्या है? कौन कौन से आपको सही देखने को मिलते हैं? तो यहाँ पे देखिए, कथन जो आपका दूसरा है ना, तीसरा, उसमें कहते हैं यह कथन 2 कारण है और कथन 1 इसका प्रभाव है। ठीक है, कथन 2 जो है कारण है और 1 इसका प्रभाव है, ये तो आप समझ गए। इस क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए, तो कहते हैं निम्नलिखित में से विकल्पों में असंगत का चयन करना है। अब असंगत का चयन हम कैसे करेंगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 701 दे रखा है, ये यहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है। अब इसको हम यहाँ पे करते क्या हैं? इसको हम देखते हैं जोड़ करके सारे का। ठीक है, अगर हम सभी जोड़ कर देखें तो क्या होगा? 7 1 8 हो जाता है और 3 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 हो जाता है और 1 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आप देखेंगे ये वाला। ठीक है, तो क्या 7 1 8 हो जाएगा, जो पहली और अंतिम संख्या 1 1 2 हो जाएगी, और यहाँ पे पहली और अंतिम संख्या 3 1 4 हो जाएगी, लेकिन 4 1 5 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? ये यहाँ पे विषम आएगा, बाकी ये सम संख्याएं हैं, इसीलिए आपका डी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसमें आपको पूछा गया था कि इसमें से कैलेंडर से 1 जनवरी 2006 को रविवार था, 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो इसको आप बहुत आसानी से निकाल सकते थे। इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा यहाँ पर शुक्रवार। ठीक है, तो गाइस अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे। इसमें आपको दिया हुआ है एक्टिव को इस तरीके से लिखा हुआ है, इफेक्ट को हम कैसे लिखेंगे। तो सिंपल सा अगर यहाँ पे एक्टिव पे नज़र डालते हैं तो ए जो है ना, इसके लास्ट वाले टर्म से कर दिया गया है, इसको रिप्लेस कर दिया गया है ए वाले को। ठीक है, तो रिप्लेस कर दिया गया, उसके बाद सी के बाद डी हो गया, यानी कि +1 सब में जुड़ रहा है। इसी तरीके से ई को अगर हम रिप्लेस करेंगे टी से, ठीक है, क्योंकि पहले से लास्ट रिप्लेस हो रहा है, उसके बाद सब में क्या करेंगे? 1 1 जोड़ देंगे। तो एफ में अगर जोड़ेंगे 1 तो क्या हो जाएगा? ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एफ जी हो जाएगा, फिर यहाँ पे जी हो जाएगा, फिर एफ हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 47 का क्या होगा?
बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे, ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना बनाई। ये बेसिकली करंट अफेयर पुराना है, लेकिन हम क्वेश्चन पूरा करा रहे हैं तो इसको देखेंगे, एक आइडिया होगा किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 51 का वो होगा हिमाचल प्रदेश के द्वारा इस प्रोग्राम को चालू किया था, नारी को नमन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पूछा गया नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम के कार्यक्रम को 1800 करोड़ रुपए की योजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। देखिए डीप में भी क्वेश्चन इसमें पूछता है, तो ये हो जाएगा बनारस में इसका शिलान्यास किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट पब्लिश करी। तो यहाँ पर कौन से हो जाएंगे, ये होंगे क्या, ये होंगे आपके ऑप्शन नंबर सी यानी कि नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका राइट आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस योजना को बनाया जा रहा था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, चलिए अब देखिए जीके में, तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये तो हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप जो है ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, मात्र 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अरब सागर में 36 द्वीपों का एक द्वीप समूह है लक्षद्वीप, इसको याद रखेंगे। 2011 की जो जनगणना हुई उसके हिसाब अगर देखें तो यहाँ की जो जनसंख्या है मात्र 65,000 है, जितना आपके एक मोहल्ले में होंगे। अगला क्वेश्चन है, छात्र परिस्थिति के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे देखेंगे 56 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ICICI बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत कितने राज्य बांग्लादेश के सीमा के साथ साझा करते हैं। ठीक है, भारत के कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो देखिएगा करेक्ट आंसर तो इसका 5 है। अब अगर राज्य पूछेंगे वो भी हम आपको बताते हैं। एक तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल हो जाएगा, फिर ये आसाम है, फिर यहाँ पर मेघालय भी साझा करता है, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये 5 राज्य साझा करते हैं, कुल मिला के 4096 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं, जो भारत के साथ किसी भी इंटरनेशनल कंट्री की सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। ठीक है, जो पोलैंड कंट्री है इसकी राष्ट्रीय मुद्रा क्या है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलॉटी है। ठीक है, जलॉटी जो है ये पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा का नाम है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। इसमें से देखिए तो उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कथक तो आप लोग जानते हैं, ये उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है। ठीक है, अब लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति किसे प्राप्त है। तो देखिए आप देखिए राज्यसभा तो कभी भंग नहीं होती है, अगर लोकसभा की बात करें तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। ठीक है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, जो अहिंसा दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका 2 अक्टूबर, यानी कि महात्मा गांधी का जो बर्थडे है उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे ये जो UN है ना, संयुक्त राष्ट्र महासभा, उसके द्वारा 2007 में इसको पारित किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा का मकबरा दफन स्थान भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, वास्को डी गामा का जो मकबरा है वो भारत में कहाँ पर स्थित है। तो ये तो होगा केरला में। ठीक है, वास्को डी गामा कोच्चि में स्थित है मकबरा, क्योंकि यहीं पे वो आया ही था, याद रखेंगे। चलिए, ये सबसे पहले क्या हुआ था, 1498 में 20 मई को पहुंचा था कालीकट के तट पे, पुर्तगाली था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, कहा गया थॉमस कप जो है वो किस खेल से संबंधित है। बेसिकली जो थॉमस कप है वो किस खेल से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे सही, बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप, ये इसका करेक्ट आंसर है।
अब देखिए 1939 में एक व्यक्ति थे सर जॉर्ज थॉमस, इनके द्वारा आईबीएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ का उद्घाटन किया जाता है और उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो इन्हीं के नाम पर आगे चल के क्या होता है, ये चालू होता है थॉमस कप। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? ठीक है, विंग्स ऑफ फायर जो है ये किसकी आत्मकथा है? तो ये तो सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है ना, इनकी ये आत्मकथा है। अब चलिए कमेंट में अच्छा चलिए बताए, तो 11वें नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं अपने भारत की, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है। ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? तो देखिएगा, एक तो समुद्र की स्तर में वृद्धि हो जाती है क्योंकि बर्फ़ पिघल जाती है ग्लेशियर की। तटीय रेखा में परिवर्तन हो जाता है, बिल्कुल हो जाएगा। जब यहाँ पे समुद्र के वृद्धि हो जाएगी तो तटीय रेखा परिवर्तित होंगे। फिर फसल पैटर्न में भी बदलाव हो जाता है गर्मी की वजह से। ठीक है, तो ये सारे के सारे अपेक्षित कारण रहते हैं ग्लोबल वार्मिंग के। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपका। अब चलते हैं अगले तरफ। अगले में क्या है, आपका अनुच्छेद आते हैं हिंदी के 2। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं, ये आपका एक अनुच्छेद है, इसको वीडियो पॉज करके पढ़ते जाइए और सारा का सारा पेपर यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। तो आजकल पढ़े लिखे नवयुवकों को विदेशी संस्कृति और जीवन अपनी ओर सर्वाधिक आकर्षित कर रहे हैं। ये हो गया। चलिए वीडियो पॉज करके पढ़िए अगर आपको करना है पैसेज तो, वरना छोड़ दीजिए। आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं? सर्वाधिक सबल तर्क इनमें से कौन सा लगता है? तो अब देखेंगे क्या, बेसिकली विदेश जाते हैं तो वो जाते हैं क्योंकि पैसेज हमने पढ़ा, तो माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की ज़िंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए वो लोग ऐसा कदम उठाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो कहते हैं इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे? यहाँ ऐसे कौन से व्यवहार की ओर संकेत है जिससे उनकी संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख पाती हैं? ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो होगा क्या दोस्तों, यहाँ पर डी सही होगा। बेसिकली बच्चों के परिवार के सदस्यों, पति और उनके बच्चों के रहन सहन, खान पान, पहनावे के चाल चलन पर ऐतराज़ और कटाक्ष करते होंगे, इसी कारण बच्चों परिवार के सदस्यों में ऐसी बन जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया कि विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए दोषी कौन है? बेसिकली अनुच्छेद को हमने पढ़ा है, तो चलिए देख लेते हैं इनमें दोषी कौन है। तो दोषी होते हैं अधूरे संस्कार। पैसेज के हिसाब से अधूरे संस्कार जो हैं वो दोषी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विदेश में जा बसे बच्चों के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते हैं? ये चर्चा क्यों नहीं करते हैं कि ये चीज़ें हुई हैं? तो उसका भी एक रीज़न है कि जग हंसाई से बचने के लिए। ठीक है, समाज क्या कहेगा कि इनके बच्चे क्या है माँ बाप को छोड़ गए, इसीलिए वो किसी से डिस्कस भी नहीं करते हैं। 70 में देखिए, इसमें भी कहा गया है, बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पति पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते, अपनी पुराने ज़माने की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं। इसके लिए कौन सही में दोषी है? तो इसमें जो दोषी है ना दोस्तों, वो होता है 2 पीढ़ियों का अंतराल। ठीक है, जो 2 पीढ़ियों का अंतराल होता है वो दोषी है, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें और चलती हैं, आने वाले समय में कुछ चीज़ें और चलेंगी। तो अगला जो पैसेज है दोस्तों, ये भी आप कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम किसकी तरफ, चलते हैं DI की तरफ। ठीक है, आप लोग जानते हैं इसमें 2 ग्राफ आते हैं। ठीक है, चलिए 2 तालिकाएँ आएंगी, 2 ग्राफ आएंगे, टोटल 10-20 नंबर का एक एग्ज़ाम में आएगा।